अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु अदरक की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। राजमा की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का कैसे करें नियंत्रण। तो ट्रे में कैसे तैयार करें नर्सरी और क्या है इसके लाभ। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अदरक की खेती कर रहे हैं उनकी फसल में अभी कंदों की बढ़वार चल रही है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी किसान भाइयों को फसल से अधिक उपज प्राप्त हो पाएगी। तो कौन कौन से वो आवश्यक कार्य हैं, आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको अदरक में सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, अदरक की अगर हम बात करते हैं तो भारत के कई प्रांतों में अदरक की व्यापक रूप से खेती होती है और इसकी खेती के लिए जो उपयुक्त क्षेत्र होते हैं उनमें जो गर्म एवं उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर इसकी बहुत ज्यादा खेती होती है। अदरक की जो फसल होती है वो लगभग आप देखेंगे कि 8 से लेकर 9 महीने की होती है और इस समय अभी अदरक की जो फसल है वो 6-7 महीने की हो गई है और इस समय इसमें प्रकंद में जो रेशे हैं उसकी बढ़वाड़ चल रही है और साथ ही साथ प्रकंद के पकने की अवस्था इस समय है। अदरक की फसल में सिंचाई करते रहने के कारण खेत में अनेक प्रकार के खरपतवार उग आते हैं जो कि फसल की वृद्धि विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही इनके कारण फसल में कीट व रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा खेत है जहाँ पर हमने अदरक लगा रखा है वो पूरी तरह से खरपतवार मुक्त रहे। खरपतवार मुक्त होने से जो इसमें आने वाले कीड़े एवं बीमारियों की जो समस्या होती है उस समस्या से हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। तो खेत में इस समय आप ध्यान रखें कि खेत में आप निंदाई गुड़ाई आप करवाते रहें। निंदाई गुड़ाई करवाने के साथ आप ध्यान रखें कि कहीं पर अगर खेत में कंद जो हैं वो खुले दिख रहे हैं या कहीं पर पौधों के पास मिट्टी की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो आप खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ निंदाई गुड़ाई के साथ मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य इस समय आप कर सकते हैं। अदरक की फसल में इस अवस्था पर सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा खेत में नमी की कमी होने पर फसल की आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें, क्योंकि इस अवस्था पर नमी की कमी होने से उत्पादन कम हो जाता है। किसान भाइयों, इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि खेत में नमी की आप मात्रा को बनाए रखें। प्रायः 8 से लेकर 10 दिनों के अंतराल पर आप खेत में पानी को देते रहें। एक बात का ध्यान रखें कि कहीं पर भी खेत में पानी रुकता ना हो। पानी अगर रुकता है तो इसमें जो प्रकंद सड़न या राइजोम रोट नाम की बीमारी होती है जो कि एक फफूंद जनित बीमारी होती है उसकी संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही ढंग से रखें जल निकास, जिससे ये बीमारी ना हो पाए। अदरक की फसल में जीवाणु जनित तथा फफूंदी जनित रोगों का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां खराब हो जाती हैं और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते तथा कंदों का विकास भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए इन रोगों का समय रहते प्रबंधन करना चाहिए।
इस समय आप देखेंगे कि इसमें इसकी पत्तियों पर कुछ धब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिससे पत्तियां सूख रही हैं और पौधे को नुकसान पहुंच रहा है, उसके जड़ का विकास भी कम हो रहा है। ऐसे में इसमें जीवाणु एवं फफूंद जनित दोनों प्रकार के रोगों की आने की संभावना रहती है। अगर इस प्रकार की संभावना आपको खेत में दिखती है तो इसके लिए जीवाणु रोगों के नियंत्रण के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक जो एंटीबायोटिक दवा होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं और इसकी 1 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, यदि धब्बे जो हैं आपको दिखता है भूरे रंग के धब्बे हैं इसमें और ये फफूंद जनित है, तो इसके लिए मैनकोजेब नामक दवा होती है, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको खेत में छिड़काव करना है। जिससे क्या होगा कि जब 9 महीने की अवधि पूर्ण होने के बाद जब अदरक की फसल पकेगी तो उससे हमको पर्याप्त मात्रा में अच्छा उत्पादन मिल सकेगा। किसान भाइयों, यदि आपकी अदरक की फसल में कंदों का निर्माण हो चुका है तो आप इस समय अदरक की खुदाई करके कच्चे कंदों के रूप में भी बाजार में बेचकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, इसमें जो एक चीज अपन को ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हमारी फसल 5-6 महीने की हो गई है, तो बाजार में अगर आपको प्रसंस्करण के हिसाब से अगर अदरक का उपयोग नहीं करना है और बाजार में इस समय अदरक का अगर मूल्य अच्छा मिलता है तो आप हरे रूप में भी आप इस समय अदरक की खुदाई कर सकते हैं। इस समय इसमें रेशे की मात्रा कम रहती है, तो ऐसे में इसमें बाजार में जो भी लोग होते हैं इसको अचार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं या फिर इसकी कैंडी बनाना चाहते हैं, वो इस समय इसका बाजार में मूल्य उपलब्ध होता है, तो इस समय आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसको प्रसंस्करण के लिए उपयोग में लाना है तो इसकी जो 8 से 9 महीने की पूरी अवस्था है उस अवस्था तक खेत में लगा रहना चाहिए, जिससे इसके अंदर जो रेशे हैं वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाएं और जो अदरक है इसमें तेल की जो मात्रा होती है वो भी पर्याप्त हो जाती है और सौंठ बनाने के इसमें जो गुण होते हैं वो भी आ जाते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राजमा की खेती हमारे जिन किसान भाइयों ने की है उनकी फसल में इस समय फूल और फलियां बनने लगी हैं और इस अवस्था पर फसल में कुछ हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसका सीधा विपरीत प्रभाव फसल से मिलने वाली उपज पर पड़ता है। इसलिए हमारे किसान भाई इन कीट और रोगों का नियंत्रण कब और कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर MR डबास से। आज मैं आपसे जो हमारी राजमा की फसल है, सागभाजी में इसको दलहनी फसल भी हम लोग कहते हैं, उस पे जो प्रमुख कीट और बीमारियां हैं उसके विषय पे चर्चा करूंगा। देखिए, अगर हम इस फसल की बात करें तो ये रबी में ली जाने वाली दलहन फसलों में से आती है, लेकिन इसको हम सागभाजी के लिए भी प्रयोग करते हैं। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें हरी फली तोड़ के बाजार में बेचा जाता है। अब बात करते हैं इसके जो कीट की। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण राजमा की फसल में इस समय बहुत से हानिकारक रस चूसक कीट जैसे चेपा, थ्रिप्स, जैसिड और सफेद मक्खी आदि का प्रकोप देखने में आ रहा है, जो कि फसल के कोमल भागों से रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही मोज़ेक वायरस जैसी बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाने में वाहक कीट का कार्य करते हैं। जो हमारा विशेष रूप से जो एफिड होता है, जिसको किसान भाई हमारे चेपा भी कहते हैं, माहू जिसे कहते हैं, राई सरसों में भी वो आता है, उसका प्रकोप हो जाता है। ये कीड़ा करता क्या है कि जो हमारी फसल होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं और जो कंपलें होती है, विशेष तौर से जो फूल और फल बनने का जो स्थान होता है, वहाँ पे ये चिपका रहता है और अनेकों की संख्या में होता है। अगर हम आप इसके प्रबंधन की बात करें तो मेरा किसान भाइयों को यही सलाह होगी कि अपने खेत का सुबह शाम जो है
निरीक्षण करते रहें और जैसे ही 1, 2 या 4 पौधों पे एफिड आपको दिखाई दे तो तुरंत उसके उपचार के लिए कोई भी एक सिस्टेमिक कीटनाशी आप ले लें। जैसे डाइमेथोएट एक कीटनाशी आता है, ये सिस्टेमिक कीटनाशी है। 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाते हैं और अपनी फसल पे छिड़काव कर दें। साथ ही साथ 10-12 दिन के अंतराल पे एक छिड़काव पुनः कर दें। दूसरी बीमारी इसमें जो प्रमुख आती है वो आती है पीला चितवन रोग। इसमें जो पौधे की पत्तियां होती हैं, 2 तरह की ये वायरस जनित बीमारी है। तो ये पत्ती जो होती है, इसकी नसें जो होती है वो गहरे हरे रंग की हो जाती हैं और जो बीच का हिस्सा होता है वो पीला हो जाता है। पौधे में क्लोरोफिल होने की वजह से पौधों में फूल और फलियों की संख्या घट जाती है। हमारे किसान भाइयों का उत्पादन उनको कम मिलता है और बड़ा भारी इससे नुकसान होता है। अगर हम इसके प्रबंधन की बात करें तो देखिए, एक बार आने के बाद में इस बीमारी को प्रबंधित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि चूंकि ये शुरुआत में कुछ ही पौधों पे आती है ये बीमारी, तो या तो उन पौधों को उखाड़ के किसी स्थान खोद के उसमें दबा दें, या फिर उनको जो है, जो मैंने पहले बताया है, जो चेपा के लिए या महू के लिए, उसी कीटनाशी का जो है हमारे किसान भाई डाइमेथोएट 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करते रहें। अब बात करते हैं बीमारी की। राजमा की फसल में लगने वाली घातक बीमारियों में से एक है एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ण रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग से शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर काले काले धब्बे बनते हैं, जो कि कुछ समय बाद आपस में जुड़कर बड़े बड़े काले धब्बे का रूप ले लेते हैं और रोग की उग्रता अधिक होने पर पूरा पौधा काला होकर सूख जाता है, जिससे उत्पादन में काफी गिरावट देखने में आती है। तो कैसे करें इस रोग का प्रबंधन, आइए जानते हैं। ये बीज जनित बीमारी है। किसान भाई करें क्या कि स्वस्थ फसल से जो बीज लिया गया है उसी का प्रयोग करें। बुआई से पहले थीरम 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज शोधन करें। और ऐसी अवस्था जो अब अवस्था चल रही है, तो ऐसी अवस्था पे जो हमारा मैंकोजेब एक रसायन आता है, 2.5 ग्राम रसायन 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के उसका 1 पर्णीय छिड़काव हमारे किसान भाई कर दें, तो उनकी फसल को इस बीमारी से काफी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 10-12 दिन के अंतराल पे इसी रसायन का 1 छिड़काव जो है पुनः दोहरा दें। इस प्रकार अगर हमारे किसान भाई इन दोनों जो हमारी ये बीमारी है, पीला चितवन रोग, एंथ्रेक्नोज, और साथ ही साथ जो हमारा माहू है, इसके प्रबंधन से करके और खेती अगर करेंगे तो उनको अच्छा लाभ मिलेगा। मक्के की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की इस अवस्था पर उचित प्रबंधनों को करना जरूरी होता है, जिससे कि आपको मक्के की फसल से अधिक उपज की प्राप्ति हो सके। उसके लिए कौन कौन से प्रबंधनों को करना आवश्यक है, इस पर अपने उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के डॉक्टर राजेश कुमार। किसान बंधु ध्यान दें, मक्के की फसल में प्रायः देखा जाता है कि समय पर अगर आपने सिंचाई नहीं दिया है, उस केस में होता है मृदा में नमी घटने लगती है, जिसके कारण मक्का के पौधों को मृदा से पोषक तत्व और जल उचित मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाता। परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि और विकास दोनों ही बाधित होते हैं। किसान बंधु मक्का की फसल में 4 से 5 सिंचाई करने की जरूरत होती है, जिसमें प्रथम सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन, दूसरी सिंचाई 55 से 60 दिन, तीसरी सिंचाई 75 से 80 दिन, चौथी सिंचाई 110 से 15 दिन, पांचवी सिंचाई 120 से 125 दिन पर करनी चाहिए। देख रहे हैं कि सिंचाई की आवश्यकता है। इसकी खेती जो है अभी जो लगाए हुए हैं मक्के की फसल, उसमें आप प्रथम सिंचाई जरूर कर दें और सिंचाई करने के बाद यूरिया का ब्रॉडकास्टिंग अवश्य करें। मतलब यूरिया का छिड़काव कर देने से देखा गया है कि जो पौधे हैं वो स्वस्थ होते हैं
और उनकी वृद्धि संतोषजनक होती है। मक्का की फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवार देखने को मिलते हैं, जो कि फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। साथ ही ये मुख्य फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते रहते हैं। इसलिए किसान बंधु मक्का की फसल में 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करके पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे पौधों की बढ़वार तो अच्छी होगी ही, साथ ही फसल में कीट और रोग भी नहीं लगेंगे। अभी देखा जा रहा है कि मक्के की खेती में जो मक्का का पौधा है या जो आपका लगा हुआ है फसल, उसमें कीड़े और रोगों का प्रकोप आ रही है। किसान बंधु मक्के की फसल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें पहला कीट है दीमक, जो मटमैले सफेद रंग के मुलायम कीड़े होते हैं। ये पौधे की जड़ों को काटकर हानि पहुंचाते हैं। दूसरा कीट है बालदार इल्ली, जिसे भुटली भी कहते हैं। इनके शरीर पर रुएं होते हैं। इस कीट की गिडारें पत्तियों को खाकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। और इन्हीं में तीसरा कीट है माहू। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पौधों का रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाता है। तो इसके बचाव के लिए किसान बंधु अभी तो लगा चुके हैं, लेकिन ध्यान रखें लगाने से पहले उसको थीरम, कैप्टान या बेवेस्टिन, इसे जो है 2 ग्राम प्रति केजी सीड के अनुसार आप उसे उपचारित करके लगाएं, तो इससे निजात पा सकते हैं। अगर कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रभाव है तो फिर आप क्लोरीफाइफास दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से इसकी रोकथाम हो जाएगी और पौधा सही रहेगा। लेकिन अभी अगर आप देखा गया कि इस समय भी ये मक्के की फसल में ये रोगों का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। किसान बंधु मक्के की फसल में पत्तियों का झुलसा रोग होता है, जिसके कारण पत्तियों पर बड़े बड़े लंबे अथवा कुछ अंडा आकार के भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग की उग्रता पर पत्तियां झुलसी हुई सी नजर आती हैं तथा सूखने लगती हैं। तो इस समय किसान बंधु क्या करें, मैनकोजेब 2.5 से 3 ml प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करते हैं, तो इससे निजात पा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जायद के मौसम में किसान भाई विभिन्न सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन अधिकतर किसान जनवरी के अंतिम सप्ताह से नर्सरी डालना प्रारंभ करते हैं। परंतु जो किसान जायद की अगेती सब्जी की खेती करके अधिक लाभ लेना चाहते हैं, वो इस समय लो टनल के अंदर प्रोट्रे में स्वस्थ पौध तैयार कर अधिक लाभ ले सकते हैं। तो लो टनल या पॉली हाउस के अंदर प्रोट्रे में स्वस्थ नर्सरी उगाने की तकनीक क्या है, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज से। सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए कि हमें प्रोट्रे जो नर्सरी है वो क्यों लगानी चाहिए। इसका लगाने का मुख्य कारण यह है कि जब हम प्रोट्रे नर्सरी लगाते हैं तो हम बेमौसमी सब्जियां, बेमौसमी फल, बेमौसमी फूल, उनके लिए हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सब्जियां जैसे कि आजकल पॉली हाउस तकनीक जो है वो काफ़ी प्रचलित है। पॉली हाउस में हम हाइब्रिड प्रजाति के बीज जो हैं वो लगाते हैं। अब हाइब्रिड प्रजाति का जो बीज आता है वो बहुत महंगा होता है। अगर हमें किसान भाइयों को नुकसान से बचाना है तो उसको बचाने के लिए एक जो तरीका है वो प्रोट्रे नर्सरी है। प्रोट्रे में एक एक बीज हम एक सेल में लगाते हैं। एक सेल में लगाने के बाद जो वो एक पौधे के रूप में तैयार होता है, और जो पौधा बीज से तैयार होता है वो काफ़ी हुष्ट पुष्ट होता है, और उसमें पौधे के मरने के जो कारण हैं वो बहुत नगण्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोट्रे की। प्रोट्रे बाज़ार में कहाँ पर उपलब्ध है, कैसे हम उसको खरीद सकते हैं, किस किस साइज़ की आती है। देखिए, जो हमारी प्रोट्रे आती हैं उसका अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग प्रकार की प्रोट्रे आती हैं। जितनी भी जो
टमाटर या छोटे छोटे बीज वाली जो प्रजातियां होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनको लगाने के लिए छोटे सेल साइज़ वाली प्रोट्रे हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जो बड़े बीज वाली सब्जियां हैं उसके लिए बड़े साइज़ की जो सेल साइज़ वाली प्रोट्रे होती हैं वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। खीरे के लिए देखा गया है सामान्य रूप से हम 1.5 से 4 इंच वाले सेल साइज़ की प्रोट्रे का इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसे ही टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च, इसके लिए हम थोड़े से छोटे, यानी अगर जो हम बात करें कि टमाटर के लिए 3 इंच वाली सेल साइज़ वाली, और अगर शिमला मिर्च और खीरे की बात करें तो 2 इंच सेल साइज़ वाली प्रोट्रे का हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रोट्रे में कितने छिद्र होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, अलग अलग जो निर्माता हैं वो अलग अलग हिसाब से उसको तैयार करते हैं। कई जो छोटे छिद्र वाली जो प्रोट्रे आती हैं, जो प्लास्टिक ट्रे जिनको हम बोलते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो लगभग 50 होता है या 98 होता है। अलग अलग 101 की आती है, 90 छिद्र वाली भी प्रोट्रे आती हैं। प्रोट्रे का दूसरा फ़ायदा यह भी होता है कि जहाँ पर किसी को ले जाना चाहते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी प्रोट्रे ले जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। आप प्लास्टिक की प्रोट्रे हैं, उनको आप गाड़ियों में रखकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। हम प्रोट्रे यूज़ करते हैं, उसका लगभग कीमत 50 से 60 रुपये प्रति प्रोट्रे हमें कीमत चुकानी पड़ती है। बात करते हैं कि नर्सरी में जैसे प्रोट्रे है उसमें किसान भाई कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे। कई तरह के माध्यम आते हैं जो आप प्रोट्रे में डाल सकते हैं। तो हम जो यहाँ इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोकोपीट, जो नारियल की भूसी होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ जो हमारे पास केंचुआ खाद होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं 1/1, यानी दोनों को एक एक भाग मिलाकर उसको एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण को प्रोट्रे में भरा जाता है। उस प्रोट्रे को भरने के बाद उसके अंदर एक एक बीज हर एक छिद्र में डाला जाता है। उस छिद्र में डालने के बाद उसको थोड़ा सा पानी से सींचा जाता है और फिर अनुकूल वातावरण में वो प्रोट्रे में सीड डालकर उसको रख देते हैं। और फसल के हिसाब से बीजों के जमने का समय अलग अलग हो। एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि बीज डालने के बाद हल्की सी सिंचाई आपको प्रोट्रे की करनी पड़ेगी। सिंचाई के बाद 1 से 2 दिन बाद हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे ही रोए आ जाते हैं बीज से, एक से 2 दिन में, खीरे में दूसरे या तीसरे दिन में है, यानी जर्मिनेट कर रहा है, जो भी हमारी प्रोट्रे है उसको ठीक ढंग से हमें पानी देना चाहिए। रोज पानी देने के बाद मुख्य फील्ड में जब हम उसको प्रत्यारोपित करते हैं या रोपाई करते हैं, मुख्य फील्ड में रोपाई करने से पहले उसको ठीक तरह से हमें हार्डन करना पड़ेगा। हार्डन का मतलब होता है जैसे टमाटर, मिर्च वगैरह, तो इनको हार्डन करने का एक तरीका ये भी है कि आप जब आप प्रत्यारोपित करने वाले हैं, मान लीजिए आप परसों उसको प्रत्यारोपित करने वाले हैं, तो उससे 3 से 4 दिन पहले उसको पानी देना रोक देना होता है। तो ऐसा करने से जब हम पानी रोक देते हैं तो वो जो हमारी जो सीडलिंग है वो हार्डन हो जाती है। तो प्रोट्रे में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप पूरे के पूरे पौध को बिना उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए हुए आप मुख्य खेत में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो हम नर्सरी जो प्रोडक्शन है या नर्सरी का जो उत्पादन है उसको उपयोग में लाकर हम एक बहुत अच्छा रोज़गार भी पैदा कर सकते हैं। उसको रोज़गार या व्यवसाय के रूप में इसको अपने जीवन में ला सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नयागाम, जिला मुरैना के कृषक श्याम कुमार शर्मा ने। यह मधुमक्खी एवं मधुमक्खियों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो श्याम कुमार शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसके लिए हमें प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले मधुमक्खियों के लिए बक्से हमें ऐसे स्थान पर रखने चाहिए जहां पर फूलों की उपलब्धता हो, जैसे सरसों के खेत हो या फिर ऐसा जंगल हो, साल, सागौन, इस टाइप के वृक्ष हो जहां पर लगातार उन्हें फूल मिलता रहे। बहता हुआ साफ जल होना चाहिए जहां पर मधुमक्खियों को आसानी से जल पीने के लिए मिलता रहे। काई लगा या गड्ढे में इकट्ठा जल नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, अधिक ठंड के कारण हमारी मधुमक्खियां मरने लगती हैं,
जिस कारण से हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए ठंड से मधुमक्खियों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाना है, आइए जानते हैं। बोरे यथावत लगे हुए होने चाहिए। अगर बोरे हमारे नहीं लगे होंगे तो ऊपर टीन की चादर होती है और शीत ऋतु में मौसम का जो मिजाज है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और मौसम हमारे यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम नीचे पहुंच जाता है। उस स्थिति में बोरे जो होते हैं वो ऊपर टीन लगी होने के कारण जब धूप पड़ती है तो बोरे ऊष्मा को अवशोषित करके गर्मी का एहसास कराते हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बक्से जो उनका मुख्य द्वार है उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे वो उसे धूप का एहसास होता रहे और मधुमक्खियां धूप निकलते ही अपने काम पर निकलें। कोहरे में बक्सों को कभी नहीं खोलना चाहिए। जब कोहरा या धुंध हो या हल्की बारिश जैसा मौसम हो उस समय बक्सों को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। उस समय पर मधुमक्खियां विचलित होकर के काट भी सकती हैं। मधु निष्कासन करते समय भी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कोहरा ना हो। इस समय मधुबाक्सों के आसपास बहुत सारे खरपतवार तथा छोटी झाड़ियां उग जाती हैं, जिनके सहारे चींटी, चींटा, दीमक, छिपकली आदि मधुबाक्सों पर चढ़कर मधुमक्खियों को खाती रहती हैं और हमारे मधुबाक्सों में मधुमक्खियों की कमी होने के कारण शहद उत्पादन में भी कमी आ जाती है। जमीन में इस समय घास फूस भी अधिक होती है, आसपास पेड़ भी अधिक होते हैं, तो उसको हमें काटते छांटते रहना चाहिए और मिट्टी हमेशा समतल होनी चाहिए। इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खी की जहां हमने पेटियां लगाई हुई हैं वहां पर जमीन साफ होनी चाहिए। मधुमक्खियों को कई प्रकार के कीट व रोग भी अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं, जिस कारण से मधुमक्खियां सही मात्रा में शहद एकत्रित नहीं कर पाती। इसलिए किसान भाइयों, अपनी मधुमक्खियों को बचाने के लिए कुछ प्रबंधन कार्यों पर ध्यान देना होगा। अगर आसपास दीमक का प्रकोप है तो उस समय पे हमें थोड़ी दूरी पर क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट का प्रयोग कर देना चाहिए, लेकिन वो बक्से से दूरी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ पर एक बीमारी आती है बरुआ जैकोब्सोनाई। बरुआ जैकोब्सोनाई शीतकाल में आने वाली समस्या है। यह लगभग अक्टूबर-नवंबर से प्रारंभ होकर के पूरे शीतकाल तक रहती है। अंडे की स्टेज होती है उस समय पर यह छत्ते में प्रवेश कर जाती है और जब एडल्ट बाहर नहीं निकल पाता, वयस्क नहीं हो पाता और छत्ते को निकाल करके देखा जाता है तो उसमें हम देखते हैं तो एक जूनुमा बरुआ जैकोब्सोनाई उसमें चिपका हुआ रहता है, जो उसके सारे हीमोलिम्फ को चूस करके नष्ट कर देता है, जिससे हमारी श्रमिक मक्खियां नहीं बन पाती हैं और धीरे धीरे पॉपुलेशन मधुमक्खियों की कम होती चली जाती है। तो इस बीमारी के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जिन जिन छत्तों में, जिन जिन फ्रेम्स में यह बीमारी आ गई है उन्हें काट करके जमीन में गाड़ करके नष्ट कर दें। तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है, या तो हमें बेंजोइक एसिड एक जेल आता है या सैलिसिलिक एसिड की हम स्ट्रिप भी यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर हम सल्फर का फ्यूमिगेशन भी बॉक्सेस में कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन के बाद हम बक्सों की सफाई का नियमित ध्यान रखें, बक्सों को हम यथावत साफ करते रहें। यही समय मधु निष्कासन के लिए अति उत्तम होता है। किसान भाइयों, इस समय मधुमक्खियां अधिक मात्रा में शहद बनाती हैं, इसलिए आप मुंह पर मुंह रक्षक जाली एवं हाथों में दस्ताने पहनकर शहद से भरे हुए फ्रेम्स को सावधानी पूर्वक निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर नेट लगाकर शहद के फ्रेमों में से मशीन द्वारा शहद को निकालें तथा उस शहद को टीन या प्लास्टिक के डब्बों में भरकर रखें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु धनिया की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मटर की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।